मैं हूं आपका उपेंद्र प्रसाद और आज मैं आपको बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। अर्थात इन वन लॉजिक, एक ही तर्क में आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अनेकानेक हिसाब बनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात एक हिसाब के कंसेप्ट के आधार पर आप अपने बीआरएस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दे सकते हैं। अर्थात अब बीआरएस की ओर हम बढ़ते हैं। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है किस लिए? यह हमेशा बैंक के द्वारा कस्टमर को स्टेटमेंट जब भेजता है तब कस्टमर के द्वारा ही यह बीआरएस बनाया जाता है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होता है तो ट्रांजैक्शंस हमेशा दो पक्ष के बीच में होता है। यहाँ हमने लिखा ट्रांजैक्शंस बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर। बैंक और बैंक का ग्राहक कौन होता है? तो डिपोजिटर, who deposited the amount of bank by opening a current account। वैसे बैंक में कई तरह के करंट अकाउंट होते हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ करंट अकाउंट की चर्चा करेंगे। करंट अकाउंट चाहे कोई भी व्यापार, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर व्यापारी अपना एक खाता बैंक में रखता है। वह बैंक में खाता क्यों रखता है? ताकि रुपये के लेन देन जो व्यापार में किए जाते हैं उसे किए जाने में सुविधा हो। आजकल बड़े बड़े व्यापार के अंतर्गत प्रायः बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मीन्स बैंक के से ही लेन देन किए जाते हैं। वहां पर आगे बोर्ड में लिख दिया जाता है यहां नगद स्वीकार नहीं किया जाता है। दैट मीन्स सारे लेन देन या तो आप चेक दीजिए या चेक लीजिए इत्यादि के द्वारा होता है। स्वाभाविक रूप से यहां पर बैंक इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट और मेसर्स राम एंड ब्रदर्स, राम के द्वारा अपना एक व्यापार शुरू किया गया जिसका नाम मेसर्स राम एंड ब्रदर्स रखा गया। अर्थात यही डिपोजिटर ऑफ द बैंक है। अब जब दो पक्ष में बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बहियों को लिखता है। अपनी बही अर्थात बैंक के पास कस्टमर को लिखने के लिए, कस्टमर कौन है? मिसेस राम एंड ब्रदर्स को लिखने के लिए जिस बही का प्रयोग किया जाता है उसे पासबुक कहा जाता है। और कस्टमर यानी मिसेस राम एंड ब्रदर्स बैंक को जिस बही में लिखता है उसे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कहते हैं। मीन्स इसे केवल कैश बुक कहकर भी पुकारा जा सकता है। अभी फिलहाल हमने पिछले ही वीडियो में 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक की चर्चा किए थे। तो यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक का केवल एक कॉलम बैंक कॉलम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने लिख दिया है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। लेकिन बार बार हम इसे कैश बुक ही कहकर पुकारेंगे, बार बार बैंक कॉलम कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बैंक ग्राहकों को लिखने के लिए जिस बही का प्रयोग करता है उसे पासबुक कहते हैं और कस्टमर बैंक को लिखने के लिए जिस बही का प्रयोग करता है उसे कैश बुक कहते हैं। हमने यह एक शीर्षक डाल दिया, प्रिपेयर बीआरएस फॉर 3 मंथ एट द एंड ऑफ 31 मार्च। अर्थात यह बीआरएस 3 महीने के लिए बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इसे प्रारंभ हम 1 जनवरी से करेंगे और अंतिम बैलेंस इसका 31 मार्च को निकाला जाएगा। मीन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च बैंक और कस्टमर के बीच जितने भी लेन देन होते हैं हर लेन देन को प्रायः बैंक भी अपने तरीके से लिखता है और कस्टमर भी अपने तरीके से लिखता है। हम मिसेस राम एंड ब्रदर्स को बार बार कस्टमर कहकर संबोधन करेंगे ताकि संबोधित करने में आसानी हो। इस प्रकार एक तरफ पासबुक और दूसरी तरफ कैश बुक हो जाता है। अब सारे ट्रांजैक्शन 3 महीने के अंतर्गत लेते देते रहते हैं, करते रहते हैं और एक जब अंतिम आता है तो हम बैलेंस निकालते हैं। हम अपना बैलेंस कैश बुक का निकालते हैं
और बैंक एक स्टेटमेंट बनाकर देती है किसको? कस्टमर को। वह पासबुक का स्टेटमेंट बैलेंस होता है, इसलिए कस्टमर को दिया जाता है ताकि उस बैंक के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से कस्टमर अपने कैशबुक के ट्रांजैक्शंस का मिलान कर लें। मिलान स्वाभाविक रूप से हमने जो दिया वही ये लिया, हमने जो लिया यही दिया। ट्रांजैक्शंस हमेशा समकक्ष में चलते रहना चाहिए। तो 31 मार्च को अगर इसका प्रारंभ में सीआर बैलेंस 50,000 था तो उसका प्रारंभिक बैलेंस डीआर के रूप में 50,000 था। स्वाभाविक है ये हमारा खाता है तो हमारे खाते में उतना ही रुपया जमा रहना चाहिए। तो शुरुआत में दोनों का बैलेंस इक्वल है। अब हम 3 महीने लगातार इसमें लेन देन करते रहते हैं, रुपया निकालते हैं, जमा करते हैं, किसी को चेक दे देते हैं, किसी का चेक बैंक में जमा कर देते हैं, कभी बैंक कुछ ले लेता है, कभी ये ले लेता है। इन सारी घटनाओं का हम पटापेच करेंगे। जब 31 मार्च को बैंक अपना पासबुक का स्टेटमेंट बनाकर कस्टमर को भेजने की बात करता है तो इसका एक बैलेंस निकल कर आता है सीआर बैलेंस 80,000। सीआर बैलेंस 80,000, 50,000 रुपया के जमा से चले थे और 31 मार्च को उसका बैलेंस बढ़कर 80,000 रुपया हो गया। स्वाभाविक रूप से यही 80,000 का बैलेंस कैशबुक में भी 31 मार्च को आना चाहिए। अगर 31 मार्च को यही बैलेंस कैशबुक भी सोच करता है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मीन्स बैंक को लेन देन करने में कहीं कोई त्रुटियां और गलतियां नहीं हुई है, बीआरएस बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुधा होता ऐसा नहीं है। हम ये पासबुक का बैलेंस बनाकर दिया हमको तो उसमें बैलेंस शो कर रहा है 80,000 रुपया हमारा जमा है, लेकिन जब हम कैशबुक का बैलेंस इसी तारीख को निकालते हैं तो हमको डीआर बैलेंस 65,000 ही प्राप्त होता है। अर्थात अंतर कितने का पड़ गया? 15,000 का। यह अंतर नहीं होना चाहिए। यह अंतर होने के कारण ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बीआरएस बनाकर करते हैं। यह प्रॉब्लम किसी के द्वारा धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शंस में जो टाइम पीरियड होता है कभी कभी इस पीरियड के आउट ऑफ पीरियड में चला जाता है। मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन अगर 1 जनवरी से 31 मार्च का हमने किया है और वह सारे ट्रांजैक्शन बैंक में भी 1 जनवरी से 31 मार्च का लिख लिया जाए तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। यह कोई समस्या खड़ी नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कैशबुक ने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में कर लिया और अपने कैशबुक को भी लिख लिया, लेकिन 31 मार्च तक बैंक अपने पासबुक में उस ट्रांजैक्शंस का कोई एंट्री नहीं देता है। मीन्स मान लिया जाए कि वह 31 मार्च के बाद उसका एंट्री देता है तो स्वाभाविक रूप से दोनों के बैलेंस में उससे अंतर आ जाएगा। इन्हीं सब अंतरों को मीन्स पासबुक के द्वारा दिखाया गया 80,000, लेकिन कैशबुक का बैलेंस 31 मार्च को निकला 65,000, 15,000 का अंतर आया तो किन कारणों से आया? इस कारण का पता कौन लगाता है? कैशबुक। क्योंकि बीआरएस कौन बनाता है? कैशबुक। बैंक बीआरएस नहीं बनाता, केवल कस्टमर बीआरएस बनाता है इस बात की संतुष्टि के लिए कि आखिर हमारा 15,000 का अंतर बैलेंस क्यों आ रहा है। इस बैलेंस को मिलान किया जाता है, सर्च किया जाता है और खोजा जाता है, तब बनाया जाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अर्थात इसके पीछे कुछ कॉजेज ऑफ डिफरेंस हमने लिखा, अंतर के कारण। यह अंतर यूं ही नहीं आता है, अंतर कारण बनकर हमारे सामने आता है और उस कारण का हम मिलान करते हैं, सर्च करते हैं, तत्पश्चात उसको मिलाते हैं और मिलाने के बाद तब आफ्टर दैट हम बैलेंस को चेक करते हैं। तो आगे बढ़िए कि कैशबुक और पासबुक में इस बैलेंस का अंतर आने के पीछे क्या कारण है? दैट इज कॉल्ड कॉजेज ऑफ डिफरेंस। इसको हमने अंतर का कारण कहा। पहला अंतर का कारण,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड कौन करता है? ग्राहक, कस्टमर। और चेक इशूड जिस दिन करता है, जिस तारीख को करता है, उसी तारीख को कस्टमर अपने कैशबुक को लिख लेता है। क्या लिखता है? तो अब इसे पढ़ने का यहां एक नया लॉजिक आपको दे रहे हैं। न केवल प्लस मीन्स जोड़ने के लिए रटना है, न घटाने के लिए रटना है, न डीआर और सीआर कहना है। ये सारे बंधनों से मैं आपको मुक्त कर देता हूं। लॉजिक केवल समझिए। इसको डीआर और सीआर मार्क करने के लॉजिक से नहीं, बल्कि एक घरेलू, एक आम जमाकर्ता बनकर इसको सोचिए। चेक इशूड, हम भी तो चेक किसी को देते हैं, यद्यपि कि हम कोई व्यापारी नहीं। किसी को 5,000 रुपये का भुगतान देना है तो नगद के स्थान पर कहते हैं, लो भैया 5,000 का चेक, जाओ बैंक से निकासी कर लो। क्या इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ नहीं घटती है? यही घटनाएं व्यापार के साथ भी घटती है। चेक इशूड एक मोटा चेक का गड्डी बैंक के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ यूज। मीन्स इस चेक का हर एक पेज आप यूज कीजिए, व्यवहार कीजिए, इसके द्वारा भुगतान कीजिए। तो चेक इशूड निर्गत करना, चेक काटना, अर्थात ये कौन करता है? कस्टमर करता है। स्वाभाविक रूप से अगर हमने चेक के द्वारा किसी को भुगतान दिया है तो तुरंत देन एंड देयर कैशबुक क्या लिखेगा? उसी तारीख को जिस दिन इशूड किया गया, कैशबुक अपने जमा की राशि को कम कर देगा। यहां पर पॉइंट को बढ़िया से पकड़ना है। अर्थात हम एक लाइन कहेंगे जिसका मतलब आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। चेक इशूड करने के साथ ही कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को घटा देता है। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है। आप अपने ही खाते से अगर रुपया निकालिएगा या किससे जिसे भी हो, तो सामान्य रूप से इसको समझिए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल इवेंट्स है, कोई विशेष घटनाएं नहीं है। तो पहला लाइन पकड़ के रखिएगा। चेक इशूड करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को कम कर देता है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन हमने जिसको चेक दिया वह चेक 31 मार्च तक बैंक में पेमेंट लेने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको रुपये की बहुत जल्दी आवश्यकता नहीं है। एक चेक को कैश कराने की अवधि 3 माह की होती है। अर्थात मेरे द्वारा दिए गए चेक को वह 3 माह में कभी भी भुना सकता है। अर्थात हमने उसको चेक दिया 25 मार्च को और वह बैंक में पहुंचा 10 अप्रैल को। 25 मार्च हमारे 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आ जाता है, जबकि 10 अप्रैल बैंक का 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में नहीं आता है। स्वाभाविक रूप से इस चेक इशूड को बैंक अपने पासबुक में तब तक नहीं दिखावेगा जब तक कि पेमेंट के लिए चेक प्रेजेंट नहीं हो। तो अब पूरा सेंटेंस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च, 31 मार्च तक उस चेक को लेने वाला कोई आया ही नहीं। तो यहां पर एक ही लाइन को ध्यान रखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब हुआ कि चेक इशूड करते के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को कम कर दिया। इस लाइन को, इस सेंटेंस को पकड़ के रखिए, बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। दूसरा अंतर का कारण, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। जिस प्रकार हम लोगों को चेक देते हैं उसी प्रकार अनेकानेक चेक हमको भुगतान में प्राप्त होता है। उस चेक को हम क्या करते हैं? जितने भी चेक प्राप्त होते हैं डे टू डे हम इसे बैंक के अकाउंट, बैंक में जमा करा देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम रुपया नगद जमा करा देते हैं, क्योंकि चेक हमेशा बैंक के काउंटर से ही भुगतान किए जाते हैं। तो जिस प्रकार हम चेक देते हैं हमारे पास भी सैकड़ों चेक आता है। उस सैकड़ों चेक का एक बंडल बनाकर बैंक को भेज दिया जाता है। अब बैंक उस सारे चेक को क्रेडिट किया या नहीं किया
ये तो बाद की बात है, लेकिन जो सबसे प्रथम बात है कि चेक जमा करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देगा। मन ही मन इसको बुदबुदाते रहिए और बोलते रहिए कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। चेक जमा किया गया किसके द्वारा? ग्राहक के द्वारा, लेकिन बैंक के द्वारा 31 मार्च तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं किया गया, उसका जमा नहीं दिया गया। तो हम बोलेंगे कि चेक डिपॉजिट अर्थात चेक डिपॉजिट करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है। देयर इज नो डाउट। डू यू फॉलो दिस पॉइंट और नॉट? आगे बढ़िए। बैंक इंटरेस्ट, बैंक प्रायः ब्याज देती भी है और ब्याज लेती भी है। प्रायः करेंट अकाउंट होल्डर, ये कौन सा है? करेंट अकाउंट को केवल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक व्यापारी चाहे छोटा हो बड़ा हो उसका एक बैंक में खाता होता है, और वह खाता किस नेचर का होता है? करेंट अकाउंट नेचर का होता है। बैंक इंटरेस्ट अर्थात करेंट अकाउंट में साधारणतया ब्याज दिया नहीं जाता है, लिया ही जाता है, लेकिन हमको इस पर जाना नहीं। ब्याज दे लिया गया या ब्याज लिया गया, तो ब्याज देने के साथ ही बैंक अपने पासबुक को तुरंत लिख देता है। इसके लिए कस्टमर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मिसेस राम एंड ब्रदर्स आपके खाते में 50 रुपया हम ब्याज का ले रहे हैं, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बैंक को जब भी कुछ लेना होता है, किसी भी मद में लेना होता है, तो वह सिर्फ आपके जमा को बढ़ाकर घटाकर ले लेता है, दे देता है, लेकिन इसकी सूचना कस्टमर को देना आवश्यक नहीं समझता है। तो स्वाभाविक रूप से इस बैंक इंटरेस्ट का जानकारी कस्टमर को कब मिलता है? जब यह बैंक अपना स्टेटमेंट बनाकर कस्टमर को देता है, तभी कस्टमर देखता हो बैंक ने इंटरेस्ट इतना लिया जिसका कि वह लेखा बिल्कुल ही नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसकी सूचना उसको 31 मार्च को ही प्राप्त हुआ, पहले प्राप्त नहीं हुआ। जबकि यह ब्याज बैंक के द्वारा 28 फरवरी को लिया गया था, लेकिन इसकी सूचना इसको कब प्राप्त हुआ? 31 मार्च को। तब 31 मार्च को सोचा जाएगा, मिलान किया जाएगा, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बैंक इंटरेस्ट अब क्या करेगा बैंक? अगर मान लिया जाए कि यह बैंक इंटरेस्ट आपको मिलना है, तो बैंक इंटरेस्ट तो बैंक क्या करेगी? बैंक में रखे गए जमा राशि को बढ़ा देगी तुरंत, देन एंड देयर 28 फरवरी। अर्थात 28 फरवरी को बैंक अपने पासबुक में बैंक इंटरेस्ट से जमा की राशि को बढ़ा देगा। केवल बढ़ा देगा और घटा देगा, यही लॉजिक को समझना है। हमने कभी कोई डेबिट और कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल घटा दिया बढ़ा दिया, जमा घटा दिया जमा बढ़ा दिया। अब अगले पॉइंट की ओर, बैंक चार्जेस। बैंक कस्टमर के बहुत सारे कार्य को करता है, क्योंकि बैंक भी धंधेबाज ही है, यह भी कॉमर्शियल होता है, इसका भी उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बैंक को कहिए हमारा घर का किराया जमा कर दीजिए लाके हमारे खाते में, निश्चिंत हो जाइए, बैंक आपके मकान का किराया कलेक्ट करके आपके खाते में जमा कर देगा। कहिए कहीं से हमको ये रुपया मिलने वाला है, उसको लाके हमारे खाते में जमा कर देगा। हर एक काम के लिए बैंक कुछ ना कुछ चार्ज लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वह आपको ये छोटी छोटी सेवाएं प्रदान करती है। बैंक न केवल रुपया का जमा और निकासी करता है, बल्कि कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वो बहुत सारे कार्यों को करता है, और हर एक कार्य के पीछे मकसद कुछ कमाना होता है, चाहे बैंक चार्ज के रूप में हो, बैंक कमीशन के रूप में हो। तो बैंक चार्ज, जिस दिन बैंक को यह चार्ज लेना होता है, आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपके पासबुक के जमा राशि को घटा देगा, कम कर देगा, और इसकी भी सूचना देना वो आपको
आवश्यक नहीं समझता है, अर्थात कस्टमर को इसकी सूचना फिर 31 मार्च को ही प्राप्त होता है जब बैंक का स्टेटमेंट कस्टमर के हाथ में आता है। अगले पॉइंट की ओर जाइए। चेक, कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। चेक और कैश डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, कस्टमर का कस्टमर अर्थात कैशबुक का कस्टमर। बैंक का कस्टमर तो मिसेस राम एंड ब्रदर्स है। राम एंड ब्रदर्स के सो मेनी काइंड्स ऑफ कस्टमर हैं। आजकल वर्तमान में बहुत ज्यादा सुविधा किस चीज का हो गया, हमको किसी को 5,000 रुपया देना है तो प्रत्यक्ष देने की क्या जरूरत है, आप वो प्रत्यक्ष तरीके से भी मिसेस राम एंड प्रसाद को यह रुपया पहुंचा सकते हैं। दो तरीका, वो प्रत्यक्ष तरीका, हम पटना शहर में, कोई दिल्ली शहर में है, हमारा ग्राहक है, वह चाहता है कि 5,000 का भुगतान हमको कर दे दिल्ली में बैठे बैठे, तो वह व्यक्ति किसी भी बैंक के काउंटर पर जाकर अपना 5,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट नंबर को लिखते हुए, स्थान को लिखते हुए जमा कर दें, वह हमारे खाते में जमा चलाता है। तो घर बैठे कोई भी ग्राहक कितनी भी दूरी हो उसको आसानी पूर्वक तय कर सकता है। अमेरिका में बैठा लोग भी चाहे तो पटना का भुगतान विद इन ए सेकेंड और मिनट में कर सकता है। ये बैंकिंग माध्यम है। तो चेक और कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कोई ग्राहक हमारा था, मिसेस राम एंड ब्रदर्स का, बैंक में रुपया जमा कर दिया या चेक जमा कर दिया, तो तुरंत बैंक अपने पासबुक में आपका जमा राशि को बढ़ा देगा। बढ़ा दे, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। फिर इसके साथ भी वही बात है, कैश और चेक तुरंत बैंक पासबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है, लेकिन कस्टमर को इसकी सूचना पुनः 31 मार्च को ही मिलता है जब वह स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट बनाकर अपने कस्टमर को देती है। चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर मीन्स किसी चेक का अप्रतिष्ठित हो जाना, भुगतान नहीं किया जाना, प्रतिष्ठित ऑनर होना, भुगतान मिल जाना। डिजॉनर अप्रतिष्ठित हो जाना, भुगतान नहीं मिलना। डिजॉनर होने के 14 कारण हैं। कोई भी एक कारण आपके चेक के भुगतान को रोका जा सकता है। जैसे आपका कोई चेक का सिग्नेचर बैंक में सिग्नेचर से मैच नहीं करता है, तब डिजॉनर हो जाएगा। आपने 5 लाख का चेक लिख दिया, बैंक में 50,000 नहीं है, इनसफिशियंट ऑफ फंड, फंड के अभाव में आपका चेक डिजॉनर हो जाएगा। तो डिजॉनर होने के अनेकानेक कारण है, लेकिन चेक डिजॉनर हमेशा कहां होता है, तो बैंक में ही होता है। और जब बैंक में डिजॉनर होता है कोई चेक, तो बैंक अपने पासबुक में जमा की राशि को, कस्टमर के जमा की राशि को घटा देता है और इसकी सूचना देना भी आवश्यक नहीं समझता है। अर्थात कस्टमर को इसकी सूचना कब मिलती है, 31 मार्च को। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अभी तुरंत कहे, चेक बैंक को जितना काम दीजिएगा सब कर देगा। हर काम करने के पीछे एक मकसद, कुछ न कुछ कमीशन कमा लेना है। आप कहिए कि फलाना जगह से हमको लाभांश मिलना है, फलाना कंपनी से हमको लाभांश मिलना है, उस कंपनी के लाभांश को कलेक्ट करके हमारे खाते में ले आइए। बैंक ले आएगा और आपके खाते में लिख देगा। और आपका खाता क्या है, पासबुक। पासबुक में क्या करेगा, अगर कोई आय बैंक के द्वारा, आपकी आय बैंक के द्वारा कलेक्ट कर ली गई, तो आपके पासबुक में जमा की राशि को बढ़ा देगा। लेकिन इसकी भी सूचना देना वो आवश्यक नहीं समझता है। इसका मतलब हुआ कि ग्राहक को इसकी सूचना कब मिलती है, 31 मार्च को। तो बैंक सूचना के अभाव में और कस्टमर भी किसी अभाव में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशूड किया, कैशबुक में जमा की राशि को घटा दिया, पासबुक में जमा की राशि अभी तक नहीं घटा, मीन्स बढ़ी हुई स्थिति में है। इस प्रकार से आप सोचना सीखिए। एक बार पुनः
आप अपने बैठे बैठे घर में स्वर मिलाइएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को घटा देता। पकड़िएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। हमने सैकड़ों चेक जमा किया, उसमें से कुछ चेक, ज्यादातर चेक क्रेडिट हो गया, लेकिन कुछ चेक क्रेडिट होना 31 मार्च तक नहीं हो पाया, बाकी रह गया। यह अंतर का कारण बन जाता है। तो चेक डिपॉजिट करने के साथ कस्टमर अपने सभी चेक की राशि से कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है, लेकिन पासबुक उतने ही चेक की राशि पासबुक में बढ़ाता है जितना कि कलेक्ट हो गया हो। अगर 5 चेक अभी तक नहीं क्रेडिट हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण है कि उस चेक का सटीक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी जमा करने का नहीं मिला है, जिसके चलते आपका 4-5 चेक जमा करने से छूट जाता है, जो बाद में जाकर अंतर का कारण बन जाता है। क्योंकि हमने 100 चेक को क्रेडिट कैशबुक में लिखा और बैंक ने 95 चेक को लिखा, क्योंकि 5 चेक अभी भी अनकंप्लीट है, उसका अभी तक क्रेडिट नहीं मिला, कारण कुछ भी हो। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च, समझ गए। चेक जमा करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है, लेकिन पासबुक उसको कुछ नहीं करता है। बैंक इंटरेस्ट लेने के साथ ही पासबुक में जमा की राशि को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना के अभाव में कैशबुक कुछ नहीं कर पाता है। बैंक चार्जेज लेती है, जैसे ही लेती है पासबुक में जमा की राशि को घटा देता है, इसकी भी सूचना देना उसको आवश्यक नहीं समझता है, जिसके चलते कैशबुक अधूरा ही रह जाता है। कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कोई हमारा ग्राहक बैंक में सीधे रुपया जमा करा दिया तो बैंक के पासबुक में जमा की राशि बढ़ जाती है, लेकिन सूचना के अभाव में कैशबुक इसको भी नहीं लिखता है, अर्थात 31 मार्च को यह भी अंतर का कारण हो जाता है। चेक डिजोनर होने से बैंक क्या करती है, पासबुक में जमा राशि को घटा देता है, लेकिन इसकी भी सूचना कस्टमर को 31 मार्च को मिलता है। तब तक बैलेंस के रूप में निकाला जा चुका है 65,000 रुपया। तो अब क्या हुआ कि बैंक ने पासबुक में जमा राशि को तो घटा दिया, लेकिन कैशबुक बढ़ी हुई स्थिति में रह गया, घट नहीं पाया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी वही बात है। बैंक डिविडेंड कलेक्ट करने के साथ ही आपके पासबुक की जमा राशि को बढ़ा देगा, लेकिन इस सूचना के अभाव में कस्टमर अपने कैशबुक में जमा राशि को बढ़ाता नहीं है, उसका कैशबुक घटी हुई स्थिति में रह जाता है। दैट इज द लॉजिक, घटा दिया बढ़ा दिया। इस सब से क्या निकला, एक मतलब निकला। क्या निकला, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच किए गए इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक ने लिखा और एक ने नहीं लिखा, एक ने लिखा और एक ने नहीं लिखा। चाहे लिखने का काम बैंक ने पासबुक किया हो, कस्टमर नहीं किया हो, चाहे कस्टमर लिखा हो, बैंक ने नहीं लिखा हो, हमेशा इस बात को नोट करना है कि अंतर का कारण तभी पैदा होता है जब एक लिख लेता है और दूसरा ड्यू पीरियड में वह लिख नहीं पाता है, जिसके चलते 31 मार्च के बैलेंस में अंतर आ जाता है। अर्थात पासबुक का बैलेंस 31 मार्च को शो कर रहा है 80,000 रुपया और कैशबुक का बैलेंस शो कर रहा है 65,000 रुपया। यही 15,000 का अंतर है और वही अंतर का कारण ये सारे बनते हैं। हमने आपको सिर्फ 7 अंतर के कारण बताए हैं, जिसमें लॉजिकली हमने इतना कहा कि हर एक अंतर के कारण में एक बात स्पष्ट होता है कि एक लिखता है और एक नहीं लिखता है। क्या लिखता है ये भी हमने डिस्कस किया। तो इतनी बातों को ध्यान में रखिए, इसके आधार पर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ BRS अगर नहीं बना सके तो बेकार हम समझेंगे कि हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कभी आपको प्लस माइनस में नहीं ले जाऊंगा, कभी आपको डेबिट क्रेडिट में नहीं ले जाऊंगा,
केवल ले जाऊंगा इतने ही तथ्य पर कि चेक इशू करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक के जमा राशि को घटा देता है। चेक डिपॉजिट करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक के जमा राशि को बढ़ा देता है। बैंक इंटरेस्ट देने के साथ ही बैंक पासबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है। बैंक चार्जेज लेने के बाद बैंक पासबुक में जमा की राशि को घटा देता है। कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कोई मेरा ग्राहक बैंक में रुपया जमा कर दे तो बैंक के पासबुक में जमा की राशि बढ़ जाती है। चेक डिजोनर हमेशा बैंक में होता है। चेक डिजोनर होने के साथ बैंक अपने पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को घटा देता है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगर बैंक ने हमारा कोई लाभ कलेक्ट किया है तो बैंक तुरंत पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को बढ़ा देता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला में देखते हैं कैशबुक लिखा, पासबुक नहीं लिखा। दूसरे में भी देखते हैं कैशबुक लिखा, पासबुक नहीं लिखा। तीसरे में देखते हैं बैंक लिखा, पासबुक लिखा, कैशबुक नहीं लिखा। चौथे में देखते हैं पासबुक लिखा, कैशबुक नहीं लिखा। पांचवें में देखते हैं पासबुक लिखा, कैशबुक नहीं लिखा। छठे में देखते हैं पासबुक लिखा, कैशबुक नहीं लिखा। डिविडेंड ये भी देखते हैं, पासबुक लिखा, कैशबुक नहीं लिखा। अर्थात किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में कोई एक पक्ष लिखता है, दूसरा पक्ष किसी कारण से लिखने से वंचित हो जाता है। और मुख्यतः आप दो कारणों को डिस्कशन किए हैं, जैसे बैंक पासबुक की कोई सूचना 31 मार्च के पहले कस्टमर को नहीं देगी। कस्टमर को जब भी बैंक की कोई सूचना मिलेगा तो 31 मार्च को मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च को ही बैंक अपना पासबुक का स्टेटमेंट बनाकर कस्टमर को देती है, ताकि कस्टमर अपने कैशबुक का मिलान उससे कर सके। और मिलान करने के वक्त ये सारे अंतर के कारण परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, एक्सपोज होते हैं। और इस अंतर के कारणों को छांटकर एज ए क्वेश्चंस के रूप में तैयार कर लिया जाता है, एज ए क्वेश्चंस के रूप में तैयार कर लिया जाता है। और तब इसी क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पर बीआरएस बनाया जाता है। अब यहां पर एक बात समझिए, अंतर का कारण हम दो तरह से मिलाते हैं। हम अगर बैलेंस शीट पर कैशबुक लेकर चलते हैं तो पासबुक का बैलेंस प्राप्त होता है। नीचे उत्तर है, आंसर है बैलेंस शीट पर पासबुक, क्वेश्चन है बैलेंस शीट पर कैशबुक से शुरुआत। अर्थात हम शुरुआत यहां 65,000 से करेंगे और उत्तर में हमको प्राप्त होगा 80,000। समझ रहे हैं? अर्थात एक डायग्राम, एक एरो निशान दिए हैं कि प्लस माइनस की क्रिया इसका करेंगे। जो जोड़ने वाला है जोड़ेंगे, जो घटाने वाला है घटा देंगे। अगर कैशबुक में अंतर के कारणों का जोड़ और घटाव सही सही कर दिया जाए तो पासबुक का बैलेंस अपने आप सही सही निकल जाएगा। और यही अंतर का कारण, अगर पासबुक के बैलेंस में जोड़ और घटा दिया जाए तो कैशबुक का बैलेंस स्वतः प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम 65,000 लेकर चलते हैं, अंतर के कारणों को एड और लेस करते हैं तो उत्तर 80,000 में प्राप्त होगा। अगर हम 80,000 को मीन्स पलट देते हैं, पासबुक का बैलेंस लेकर चलते हैं तो ऊपर 80,000 लिखते हैं तो नीचे उत्तर में आपको कैशबुक का बैलेंस 65,000 प्राप्त होगा। दैट मीन्स दैट इज एरो, दैट इज एरो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल आपको एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर कराएंगे, देखना नहीं भूलें। और बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप अकाउंटेंसी में ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट बनते रहे। धन्यवाद।